हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सब लोगों का परचम क्लासेस पे। आपको पता है कि एसएससी के बहुत सारे एग्जाम्स अभी लाइंड अप हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के लिए ला रहे हैं, जिसके अंदर किस तरीके से एसएससी ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले सालों में, उनको हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो एसएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की ये क्लास नंबर 1 होगी, ठीक है, जिसके अंदर हम 50 एमसीक्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं विद कंसेप्ट्स। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं क्लास 1 का पहला टॉपिक। पर आगे बढ़ूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे परचम ऐप ने एसएससी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की हुई है, जिसके अंदर 5500 क्वेश्चंस है, 220 सेक्शनल टेस्ट हैं, सब्जेक्ट वाइज ब्रेकअप है, टीयर 1 टीयर 2 दोनों को ध्यान में रखते हुए इसको प्रिपेयर किया गया है। रेगुलर अपडेशंस इनका होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी को और ज्यादा अच्छा करने के लिए इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई एस्पिरेंट मेरे साथ पॉलिटी या इकोनॉमी के लिए जुड़ना चाहे तो दोनों के सेपरेट बैचेस परचम ऐप पे अवेलेबल हैं। मैं पढ़ाती कैसा हूँ ये अगर जानना है तो आप लोगों को प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आप परचम क्लासेस पे जाएंगे, प्लेलिस्ट मिलेगी, पर प्लेलिस्ट पे जाके आपको ये पता लगेगा कि किस तरीके के कंसेप्ट्स हम लोग क्लियर करवा रहे हैं। तो इकोनॉमी पॉलिटी दोनों के ही बैच अवेलेबल है परचम ऐप पे, आप लोग एनरोल कर सकते हो। अभी क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज, ये 2012 में पूछा हुआ है। मैंने लगभग पिछले 10 से 12 साल के क्वेश्चंस उठाने की कोशिश की है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? इनमें से क्या करेक्ट है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए कमोडिटी विल वैल्यू इफ इट इज वांटेड बाय समबडी। अ कमोडिटी विल हैव वैल्यू ओनली इफ इट इज स्कार्स रिलेटिव टू डिमांड। The value of a commodity depends upon its price. The value of a commodity is entirely dependent upon the substitutes. देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि जो वैल्यू, जो कमोडिटी की वैल्यू है वो उसके सब्सटीट्यूट्स पे ही डिपेंड करेगी। बिफोर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास है, मान लीजिए माजा है, ठीक है, माजा जो हम एक कोल्ड ड्रिंक है जो हम पी रहे हैं माजा, तो जरूरी नहीं है वो कितनी वैल्यूएबल होगी, डिपेंड करेगा कि स्लाइस कैसा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये गलत है कि एंटायरली इट इज नॉट, कुछ प्रभाव होता है बट नॉट एंटायरली डिपेंडेंट। फिर उसके बाद सबसे पहले तो आप ओनली और एंटायरली, एनी, इस तरीके की स्टेटमेंट्स को पकड़ा कीजिए। कमोडिटी विल हैव वैल्यू ओनली इफ इट इज स्कार्स रिलेटिव टू डिमांड। भाई डिमांड बहुत ज्यादा है, सप्लाई बहुत कम है, केवल उसी केस में वैल्यू होगी कमोडिटी की, ऐसा भी गलत है। ठीक है, वैल्यू जो है वो डिमांड के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन ओनली गलत है। बहुत सारे और फैक्टर्स हैं जो किसी की वैल्यू बता रहे हैं। प्राइस पे ही, केवल प्राइस पे भी नहीं होती, कभी कभी हमें जरूरत इतनी होती है कि हम प्राइस को भी अनदेखा कर देते हैं, ये भी गलत है। देखो, जब कोई इसको चाह रहा है तब उस कमोडिटी की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई चीज बहुत महंगी है, फॉर एग्जाम्पल मार्केट में उसकी डिमांड भी नहीं है, लेकिन अगर मुझे वो चाहिए तो मेरे लिए वो बहुत वैल्यूएबल है। आपको नहीं चाहिए तो आपको उसकी वैल्यू नहीं लगेगी। अब कोई अगर आईफोन के लिए मरे जा रहा है, इफ ही और शी वांटेड दैट आईफोन, तो उसके लिए वो वैल्यूएबल है, अदरवाइज वो वैल्यूएबल नहीं है। यानी किसी भी चीज की डिमांड क्या कहलाती है? जब किसी इंसान की, जब किसी पर्सन की उस गुड या सर्विस को परचेज करने की इच्छा हो, डिजायर हो, अफोर्डेबिलिटी हो, यूटिलिटी हो उसकी लाइफ में उस चीज का, तभी वो वैल्यूएबल होगा, अदरवाइज वो वैल्यूएबल नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला कुड बी यूज्ड फॉर कैलकुलेटिंग द पर कैपिटा इनकम ऑफ अ कंट्री। पर कैपिटा इनकम अगर हमें कैलकुलेट करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? तो पता है आपको पर कैपिटा इनकम क्या होता है? टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। टोटल नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, ये होता है पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला। तो देख लेंगे, टोटल नेशनल इनकम, टोटल फैमिली इनकम लिखा हुआ है यहाँ, इट इज इनकरेक्ट। ठीक है, यहाँ टोटल गवर्नमेंट रेवेन्यू लिखा हुआ है, इट इज इनकरेक्ट। टोटल इनकम ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज गलत है। नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है फॉर कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन द सेंट्रल बैंक शुड। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए केंद्रीय बैंक को क्या करना चाहिए? अब देखो, जो इन्फ्लेशन है वो किस वजह से हो रहा है?
जो इन्फ्लेशन है वो किस वजह से हो रहा है स्टूडेंट्स? इन्फ्लेशन हो रहा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, उस केस में इन्फ्लेशन होता है। डिमांड कब होती है ज्यादा? जब पैसा ज्यादा होता है लोगों के पास, तभी तो वो डिमांड करेंगे। अगर पैसा ही नहीं होगा तो डिमांड कैसे करेंगे? तो पैसा जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वो डिमांड करेंगे, और जितना ज्यादा पैसा होगा, ये पैसा कहां से आ रहा है? बैंक्स से आ रहा है। बैंक्स जो है लोन आपको बहुत चीप दे देता है। बहुत चीप लोन अगर आपको मिल जाएगा तो आप पैसा ज्यादा लाओगे, डिमांड ज्यादा करोगे, महंगाई ज्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट। ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर देगा, बैंक रेट्स को लोअर कर देगा। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट एंड लोअर द रिजर्व रेशो ऑफ द बैंक। बैंक के रिजर्व रेशो को लो कर देगा। अब एक बात को समझना, हम फोर्थ ऑप्शन से चलते हैं। अगर रिजर्व रेशो लो कर दिया, आप बात को समझे, अगर रिजर्व रेशो कम कर दिया, रिजर्व रेशो कम कर दिया, रिजर्व रेशो क्या था? सीआरआर, एसएलआर। पहले सीआरआर 4% कि कितना अमाउंट आप आरबीआई में डिपॉजिट करवा रहे हैं, कितना अमाउंट आप आरबीआई में डिपॉजिट करवा रहे हैं। बैंक को अपने एनडीटीएल का एक फिक्स % आरबीआई में डिपॉजिट करवाना पड़ता है, जिसको सीआरआर कहते हैं। तो सीआरआर 4% से मान लीजिए 2% कर दिया, तो पहले 4% पैसा आरबीआई में जाता था, अब तो केवल 2% पैसा ही आरबीआई में जाएगा। इससे क्या होगा? बैंक के पास ज्यादा पैसा बच जाएगा लोन देने के लिए, उससे तो इन्फ्लेशन होगा। यानी कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, डी तो नहीं आएगा। परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अब देखो तुम, अगर सरकार जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को परचेज करने लग जाए, गवर्नमेंट क्या कहे कि मार्केट से ये कहे कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी मुझे दे दो, अब कुछ चीज खरीद रहे हैं तो पैसे तो देने पड़ेंगे, मैं बदले में तुमको पेमेंट देता हूं, मैं बदले में तुमको पेमेंट देता हूं। इससे तो मार्केट में पैसा ज्यादा हुआ, पैसा ज्यादा हुआ तो डिमांड ज्यादा हुई, डिमांड ज्यादा हुई तो इन्फ्लेशन ज्यादा हुई। तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ठीक है, फिर कहता है बैंक रेट को कम कर दें। बैंक रेट अगर कम कर दिया तो बैंक्स को सस्ते में लोन मिल जाया करेगा पैसे का। बैंक रेट क्या होता है? जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंक्स को लोन दे रहा है फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म के लिए आरबीआई जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बैंक्स को लोन दे रहा है उसको बैंक रेट कहते हैं। अब अगर लो रेट्स पर बैंक्स को लोन मिल जाएगा तो वो लो रेट्स पे ही अपने कस्टमर को आगे लोन देगा, जिससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगा। तो ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। हाँ, अगर सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल कर दे गवर्नमेंट सिक्योरिटी को इन द ओपन मार्केट। अब देखो क्या हो रहा है कि आरबीआई ने क्या किया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच दिया मार्केट में। मार्केट को क्या कह रहा है कि मैं आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचता हूं, आप बदले में अपना पैसा मुझे दे दीजिए, आप बदले में अपना पैसा मुझे दे दीजिए। तो अगर वो अपना पैसा, मतलब कि आरबीआई पैसा अपने पास मंगवा लेता है, मनी अपने पास मंगवा लेता है, इट मीन्स अब मार्केट में पैसा नहीं है लोन देने के लिए, और जितना कम लोन होगा उतनी कम डिमांड होगी, जितनी कम डिमांड होगी उतनी कम महंगाई होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन के साथ समझ आ गया है। फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या कहता है, देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट अंडर। अब देखो कहां पे ऐसे आवाजें मार मार के आपको नहीं पता लगेगा कि कुछ बेच रहे हैं, कहीं पे ऐड हो रही है। अब तुम बात को समझो, देखो मोनोपोलिस्टिक मार्केट कैसी होती है, जहां पे बहुत सारे सेलर हैं, जहां पे बहुत सारे बायर हैं, लेकिन सबके प्रोडक्ट में थोड़ी थोड़ी डिफरेंशिएशन है। तो वो अपने प्रोडक्ट की डिफरेंशिएशन को दिखाने के लिए सेलिंग कॉस्ट रखेंगे, यानी कि कहने का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट रखेंगे। ठीक है, तो ये तो नहीं आएगा। ऐसे ही ओलिगोपोली डुओपोली भी नहीं आएगा। परफेक्ट कंपटीशन में सबको पता है कि एक जैसा होमोजीनियस प्रोडक्ट है सबके पास, बहुत सारे सेलर हैं, बहुत सारे बायर हैं, तो सेलिंग कॉस्ट यहाँ पे मायने नहीं रखता। देयर इज नो सेलिंग कॉस्ट अंडर परफेक्ट कंपटीशन। बेचने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स, कोई एक्स्ट्रा जतन जो है वो आपको यहाँ पे नहीं दिखेंगे, बिकॉज हर किसी के पास होमोजीनियस प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ द एग्जिम बैंक ऑफ इंडिया। अब एग्जिम बैंक क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। 1982 में ये बनता है। फाइनेंसिंग ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, फाइनेंसिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स इन फॉरेन कंट्रीज, लोन्स टू इंडियन पार्टीज फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन टू शेयर कैपिटल ऑफ जॉइंट वेंचर्स अब्रोड। अब देखो ये क्या करता है क्या नहीं करता। एग्जिम बैंक का काम क्या होता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट को देखना, यानी भारत के अंदर कैसे ना कैसे करके हमको एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है,
एक्सपोर्ट के लिए, कमोडिटीज ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट हो, ये उद्देश्य होता है एग्जिम बैंक का, यानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया का। तो ये इसको तो फाइनेंस तो करता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए फाइनेंस तो करता है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो पूछ रहा कौन सा फंक्शन नहीं है। इंस्पेक्शन ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स फॉर क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इंस्पेक्शन भी करेगा ये। फाइनेंसिंग ऑफ जॉइंट वेंचर्स इन फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉइंट वेंचर को फाइनेंस नहीं करता ये, लेकिन जो इंडियन पार्टीज हैं और जॉइंट वेंचर में आना चाहती हैं ताकि एक्सपोर्ट प्रमोट हो, वो काम ये कर देगा। तो ऑप्शन नंबर सी विल बी इट्स आंसर, ये फॉरेन कंट्रीज में जाके जॉइंट वेंचर्स को प्रमोट नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग। देखो जो सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम थी वो 6th 5-year प्लान के अंदर आई थी 1980 से लेके 85 के बीच में। इसके अंदर क्या किया जा रहा था, प्रधानमंत्री यहाँ पे इंदिरा गांधी थे। इस 6th 5-year प्लान का जो मॉडल था इसमें इनपुट आउटपुट मॉडल, ठीक है। और उद्देश्य क्या था इसका, एम था ग्रोथ विद स्टेबिलिटी, ये इसका एम था, ठीक है। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम क्या है, क्लास 10 एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है। सोशल फॉरेस्ट्री स्कीम के अंदर क्या हो रहा है, आप कैंपेनिंग चला रहे हो फॉरेस्ट प्रोटेक्शन के लिए, और ये काम जो है वो 6th 5-year प्लान में हुआ था, तो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील वर्क्स इन इंडिया इज नॉट अंडर पब्लिक सेक्टर। इनमें से कौन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग नहीं है। बोकारो कहाँ है, आपको पता है झारखंड के अंदर, ठीक है। और बोकारो का जो इंडस्ट्री लगी थी वो 1964 में लगी थी विद द हेल्प ऑफ यूएसएसआर की हेल्प से ये लगी थी, और ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। भिलाई कहाँ है, भिलाई है छत्तीसगढ़ में। यहां पे इंडस्ट्री लगी थी 1956 में, अगेन रशिया की मदद से, ठीक है, यूएसएसआर की मदद से। दुर्गापुर कहाँ है, दुर्गापुर है आपका वेस्ट बंगाल में, ठीक है। और 1956 में यहां पे भी आयरन एंड स्टील प्लांट लगा था यूके की मदद से। तो ये तीनों के तीनों ही पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। लेकिन जमशेदपुर के अंदर क्या है, 1907 में जमशेदपुर में टिस्को बना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टाटा वालों की है, ये एक प्राइवेट सेक्टर कंपनी है, पब्लिक सेक्टर नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या आएगा, जमशेदपुर। आंसर क्या आएगा इसका, जमशेदपुर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। If a firm is operating at loss in the short period in perfect combination, it should। क्या करना चाहिए फर्म को, अगर कोई फर्म अभी घाटे में चल रही है शॉर्ट पीरियड के लिए परफेक्ट कॉम्बिनेशन में। देखो तब तक आप अपने काम को चलाइए जब तक आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है वहां से। दो तरीके के कॉस्ट होते हैं स्टूडेंट, फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, जैसे आपने रूम रेंट पे ले लिया, अब ले लिया तो ले लिया, अब ऐसा तो नहीं है कि प्रोडक्शन कम हो रहा है तो रेंट कम है, प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो रेंट ज्यादा है, वो तो एक ऐसा मिनिमल अमाउंट है जो आपको देना ही पड़ेगा। मशीनें ले ली आपने, अब मशीन में चाहे आप 1 पैकेट कुरकुरे का बना रहे हो चाहे 1 लाख पैकेट कुरकुरे का बना रहे हो, वो फिक्स है, वो खर्चा फिक्स हो गया है। यानी फिक्स्ड कॉस्ट ऐसा है जो आपने लगा दी, लागत लगा दी किसी भी काम को शुरू करने के लिए, ठीक है, मशीनों पे, कैपिटल पे, जो भी कैपिटल आपने दिया वो तो हो गया फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, जैसे लेबर का, ठीक है, लेबर का कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट है। तो जब तक आपको बिजनेस से ये सारे कॉस्ट पूरे होते दिखाई दे रहे हैं कि हाँ मैं लेबर का खर्चा भी निकाल लेता हूं या लेती हूं, बिजली का भी निकल जाता है, साफ सफाई का भी निकल जाता है, ये सारे खर्चे जो है, जो वेरिएबल, जो वेरी करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन, अगर आपके वो सारे खर्चे निकल रहे हैं तब तक आप उस काम को चलाओ, तब तक आप उस काम को करो। डिक्रीज द प्रोडक्शन एंड द प्राइस, बिल्कुल गलत। इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड द प्राइस, आप प्रोडक्शन प्राइस को छेड़ो ही मत अभी तक, क्योंकि शॉर्ट पीरियड की बात हो रही है। कंटिन्यू टू ऑपरेट एज लॉन्ग एज इट कवर्स इवन द वेरिएबल कॉस्ट, जब तक ये वेरिएबल कॉस्ट को कवर करता है तब तक आप अपने बिजनेस को चलाएंगे। कोई शटडाउन मत करो अपनी इंडस्ट्री को, क्योंकि आपका वेरिएबल कॉस्ट निकल रहा है, काम रुका नहीं है, मंदा है, चल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following is an indirect tax? इनमें से क्या एक इनडायरेक्ट टैक्स है। कैपिटल गेन्स टैक्स आपको पता है डायरेक्ट है, ठीक है। एक्साइज ड्यूटी इज इनडायरेक्ट टैक्स। वेल्थ टैक्स जो एबॉलिश हो गया डायरेक्ट था। स्टेट ड्यूटी डायरेक्ट है स्टेट की, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगता है, किसी भी चीज के प्रोडक्शन पे, लेकिन आज के दिन इसकी जगह क्या लगने लगा है, जीएसटी। कैपिटल गेन्स टैक्स जो है ये एक डायरेक्ट टैक्स है। ये कब होता है, जब आप अपनी किसी एसेट को सेल कर रहे हो और वहां से आपको प्रॉफिट हो रहा है,
उस प्रॉफिट पे जो टैक्स लगता है उसको कैपिटल गेन्स टैक्स कहते हैं, सीजीटी कहते हैं। और वेल्थ टैक्स जो आपके धन पे था, स्टेट ड्यूटी जो स्टेट लेता है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्साइज ड्यूटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्स, आज जीएसटी उसके ऊपर लगता है। टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी लेवाइड बाय, प्रोफेशनल टैक्स किस पे लगता है, ये सवाल बहुत पूछा जा चुका है। देखो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस टैक्स को लेती है, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट लेती है। और किनसे लेती है, जो व्यापारी लोग हैं। स्टेट कहता है कि हम आपको अलाउ कर रहे हैं अपने स्टेट में कुछ कमाने के लिए, तो इसके लिए आपको टैक्स देना पड़ेगा, जिसको प्रोफेशनल टैक्स कहते हैं। इसमें पहले अपर सीलिंग थी 2500 रुपए सालाना, अब 12,500 रुपए सालाना है, ठीक है। तो टैक्सेस ऑन प्रोफेशंस कैन बी लेवाइड बाय स्टेट गवर्नमेंट ओनली, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस टैक्स को लेवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मनी, इनमें से क्या पैसे का काम नहीं है। अब मैंने आपको फंक्शंस ऑफ मनी में बताया था 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंसी। प्राइमरी, सेकेंडरी और कंटिंजेंसी। प्राइमरी में हमने 2 किए थे, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी में हमने 3 किए थे, एस, टी और डी, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, डेफर्ड पेमेंट। और यहां हमने किया था बेसिस ऑफ लोन, बेसिस ऑफ क्रेडिट, ठीक है। ये सब फंक्शन पैसे के थे प्राइमरी में, सेकेंडरी में और कंटिंजेंसी में। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यहां आपको दिखाई दे रहा है, ये सेकेंडरी फंक्शन है। स्टोर ऑफ वैल्यू ये भी सेकेंडरी फंक्शन है। वैल्यू मेजरमेंट, ये मेजर ऑफ वैल्यू, ये प्राइमरी फंक्शन है। लेकिन प्राइस स्टेबलाइजेशन ये कोई पैसे का फंक्शन नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी, क्योंकि उसने यही पूछा है इनमें से कौन सा धन का कार्य नहीं है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोज्ड इकोनॉमी मींस। देखो स्टूडेंट्स, 2 तरीके की इकोनॉमी होती है, एक होती है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी जहां पे आपके बॉर्डर्स ओपन है, यू आर ओपन फॉर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है, जहां पे आपके बॉर्डर्स ओपन है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, जहां पे आप नहीं चाहते कि एक्सपोर्ट बढ़े, इंपोर्ट बढ़े, आप सिर्फ अपने देश के अंदर ही प्रोडक्शन कर रहे हैं, अपने देश के अंदर ही सेल कर रहे हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वो है क्लोज्ड इकोनॉमी। नो प्रोविजंस फॉर पब्लिक सेक्टर, नो प्रोविजन फॉर प्राइवेट सेक्टर, इकोनॉमी पॉलिसी नॉट वेल डिफाइंड, अ कंट्री हैविंग नो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब आपने अपने बॉर्डर्स को क्लोज कर दिया है कि हम ना तो इंपोर्ट करेंगे ना ही एक्सपोर्ट करेंगे, इसलिए आंसर क्या आएगा, डी, अ कंट्री हैविंग नो इंपोर्ट एंड नो एक्सपोर्ट, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एट ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट ये होता है जहां पे आपका जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है, ठीक है, उतना ही आपका रेवेन्यू हुआ है। जितना आपका एक्सपेंडिचर हुआ है उतना ही आपका रेवेन्यू हुआ है। इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। तो यानी कि जितना खर्चा उतनी कमाई। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 0। प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट हो गया 0। तो 0 प्रॉफिट जब हो रहा है उसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। यानी इंडस्ट्री इक्विलिब्रियम में है, गलत बात। प्रोड्यूसर्स सफर्स द मिनिमम लॉसेस, गलत बात। द सेलर अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट, बिल्कुल भी नहीं। द फर्म इज एट 0 प्रॉफिट पॉइंट, ये बात सही है। इसको ही हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं कि अब प्रॉफिट जो है वो 0 है, जितना खर्चा था उतनी ही हमारी कमाई थी, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इन द बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट्स unrequited receipts and payments are also regarded as। देखो unrequited receipts and payments कौन सी होती है, जो यूनिलेटरल होती है। यूनिलेटरल मतलब एक तरफा होती है, यानी आपको कोई गिफ्ट दे रहा है या आपने किसी को गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपने कोई रेमिटेंसेस शेयर किए हैं किसी के साथ, मतलब बदले में आपको कोई गुड या सर्विस नहीं मिल रहा, उसको हम अनरिक्विटेड रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स कहते हैं, ठीक है, जो एक तरफा होती है, जिसमें बदले में आपको कोई गुड या कोई सर्विस नहीं मिल रहा। तो इसमें आंसर क्या आएगा, बायलेटरल ट्रांसफर, यूनिलेटरल ट्रांसफर, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफर या इनविजिबल ट्रांसफर। तो आंसर विल बी यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, प्राइस एंड आउटपुट आर डिटरमिनेट्स इन मार्केट स्ट्रक्चर अदर देन। देखो ये क्या कह रहा है, कह रहा है कीमत और उत्पादन बाजार संरचना में अन्य निर्धारक है। कहता है कि प्राइस एंड आउटपुट्स आर डिटरमिनेट्स इन मार्केट स्ट्रक्चर। प्राइस क्या है, आउटपुट क्या है, ये हर जगह मायने रखता है, लेकिन एक बाजार को छोड़ के, और वो बाजार क्या है, परफेक्ट कंपटीशन।
मोनोपोली में भी हम ये देखेंगे कितना आउटपुट आ रहा है, क्या कुछ प्राइसेस है। ओलिगोपोली में भी और मोनोप्सोनी में भी। मोनोप्सोनी में क्या होता है, जहां सिंगल बायर होता है, ठीक है। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन में हमको पता है सबका आउटपुट एक जैसा है, सबके प्राइसेस भी लगभग एक जैसे होंगे, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन है, होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है, तो वहां पे प्राइस और आउटपुट जो है वो डिटरमिनेंट होते ही नहीं है। तो परफेक्ट कंपटीशन विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, इफ एवरेज कॉस्ट फॉल्स मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा। देखो अगर एवरेज कॉस्ट आपका कम हो रहा है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है कि कितना टोटल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ प्रोड्यूस्ड यूनिट्स। एवरेज कॉस्ट क्या होता है, कितना टोटल कॉस्ट आपको पड़ रहा है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड। भाई मान लीजिए आपको 100 रुपए पड़ रहे हो और आप 2 पैकेट कुरकुरे के बना रहे हो, 2 पैकेट चिप्स के बना रहे हो, तो 50 विल बी इट्स एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट और बनाने से आपका कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट हुआ है। भाई अब मैं 2 नहीं, अब मैं 3 पैकेट बना रही हूं और उस 3 पैकेट की तीसरे पैकेट की वजह से, थर्ड पैकेट की वजह से आपको कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट और देना पड़ रहा है, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो जब एवरेज कॉस्ट गिरेगा तो मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा, ये भी increases at higher rate, increases falls at the same rate, increases at a lower rate, falls at a higher rate। तो आंसर क्या आएगा, falls at the same rate। जिस रेट से आपका एवरेज कॉस्ट गिर रहा है उसी रेट से आपका मार्जिनल कॉस्ट भी गिरेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, which one of the following disburses long term loans to private industry in India। लॉन्ग टर्म लोन प्राइवेट इंडस्ट्री को कौन देता है। एफसीआई तो क्या करता है, बफर स्टॉक का काम है, इसका काम है बफर स्टॉक का। एलआईसी प्राइवेट लोगों को लोन दे रहा है, मतलब कि इंश्योरेंस दे रहा है। प्राइमरी क्रेडिट सोसाइटी, ये इसका आंसर नहीं आएगा, ये पंचायतों के लिए होती है। ये जो है प्राइवेट इंडस्ट्री जो है, इनको लोन देने का काम होता है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स का। किनका, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स विल बी इट्स आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज ऑल्सो नो एज। देखो हाई इंटरेस्ट पॉलिसी, जब आपको पैसा हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है, मार्केट में जब पैसा हाई इंटरेस्ट पे मिल रहा है तो हमको पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है, पैसा मिलने में दिक्कत हो रही है और हमको क्या लग रहा है, हाई पैसा दे दे कोई, पैसा बहुत प्यारा लगने लगा आपको, उसको हम कहते हैं डियर मनी पॉलिसी, डियर मनी पॉलिसी। लेकिन अगर आपको पैसा आसानी से मिल जाए लो इंटरेस्ट पे, आपको पैसा बहुत आसानी से मिल रहा है लो इंटरेस्ट पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं चीप मनी पॉलिसी। क्या कहते हैं, चीप मनी पॉलिसी। तो यहां पे भी आंसर आप देखिए क्या आएगा, लो इंटरेस्ट पॉलिसी इज चीप मनी पॉलिसी। डियर में इंटरेस्ट हाई करते हैं, ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, चीप मनी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और चीप मनी पॉलिसी क्यों यूज किया जाता है स्टूडेंट्स। डियर मनी पॉलिसी होता है जब कभी आपको इन्फ्लेशन कंट्रोल करना हो, और चीप मनी पॉलिसी होता है जब मार्केट में प्रोडक्शन या इन्फ्लेशन बढ़ाना हो, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, चीप मनी पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मार्केट इक्विलिब्रियम फॉर अ कमोडिटी इज डिटरमाइंड बाय। किसी वस्तु के लिए बाजार संतुलन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है। द बैलेंसिंग ऑफ द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, मार्केट डिमांड ऑफ अ कमोडिटी या मार्केट सप्लाई। अब देखो जब कभी इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या होता है, जब डिमांड और सप्लाई आपके बराबर आ जाए, जितनी आप डिमांड कर रहे हो उतना ही आपके पास अगर सप्लाई है तो हम कहेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, मार्केट इक्विलिब्रियम में है। तो आंसर क्या आएगा, द बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमीज ऑफ अ फर्म क्या होता है। इकोनॉमीज ऑफ अ फर्म होता है जब हम अपना जो सेलिंग एक्सपेंस है वो कम कर रहे हैं, उसको कहते हैं इकोनॉमीज ऑफ अ फर्म। मतलब कि जब हम बेचने के लिए जो खर्चा है उसको कम कर रहे हैं, दैट इज इकोनॉमीज ऑफ अ फर्म। तो यहां पे देख लेते हैं, एन इंक्रीज इन इट्स प्रॉफिट, its dominance of the market, saving in its production cost, a reduction in its selling expenses। नहीं, एक मिनट रुकिए, इकोनॉमीज ऑफ अ फर्म जो होता है वो होता है प्रोडक्शन कॉस्ट को सेव करना, ठीक है, जहां पे आप अपने प्रोडक्शन कॉस्ट को सेव कर रहे हो, यानी कैसे ना कैसे करके आप अपनी लागत को कम कर रहे हो, उसको इकोनॉमीज कहते हैं। तो आंसर क्या आएगा इसका, सेविंग इन इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिगार्डिंग मनी सप्लाई सिचुएशन इन इंडिया इट कैन बी सेड दैट। मनी सप्लाई के संदर्भ में हम क्या कह सकते हैं, करेंसी विद द पब्लिक इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द डिपॉजिट विद द बैंक। लोगों के पास जितना पैसा है उतना ही बैंक में डिपॉजिट है। करेंसी विद द पब्लिक इज इनकन्वर्टिबल ओनली, ये इनकन्वर्टिबल है, मतलब कि लोग उससे कुछ कर नहीं रहे, अपने पास कैश रखे हुए हैं।
करेंसी विद द पब्लिक इज मोर देन द डिपॉजिट विद द बैंक, लोगों के पास करेंसी ज्यादा है देन द डिपॉजिट। करेंसी विद द पब्लिक इज लेस देन द डिपॉजिट विद द बैंक, बैंक में ज्यादा डिपॉजिट है, लोगों के पास करेंसी कम है। अब देखो ये ना समय के अनुसार बदलता रहता है। 2015 का ये सवाल है, तो 2015 के हिसाब से तो ये था कि लोगों के पास करेंसी जो है वो ज्यादा थी, ठीक है, और बैंक में डिपॉजिट कम थे। लेकिन आज के दिन क्या है, बैंक में डिपॉजिट ज्यादा है। तो अगर मैं इसको 2024 के अनुसार देखूं, क्योंकि डिजिटल पेमेंट ज्यादा हो रहा है 2015 के बाद, ठीक है, 16 में नोटबंदी हो गया था, तो आज के दिन तो क्या है, लोगों के पास करेंसी कम है, बैंक में डिपॉजिट ज्यादा है, ताकि ऑनलाइन पेमेंट आप कर सको, ठीक है। लेकिन 2015 के अनुसार जो है वो ऑप्शन नंबर सी आएगा। यहां पे हम 24 के अनुसार बात कर रहे हैं तो डी आएगा। The equilibrium price of a commodity will definitely rise off there is an। अब देखो प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रही है, प्राइस जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं। प्राइस इंक्रीज कब होंगे, जब डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है। तो ढूंढ लीजिए, इंक्रीज इन सप्लाई कंबाइंड विद डिक्रीज इन डिमांड। सप्लाई बढ़ रहा है, डिमांड कम, तो ये तो प्राइस कम होने चाहिए। इंक्रीज इन डिमांड, डिक्रीज इन सप्लाई, यस दिस इज द आंसर। डिक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, नो। इंक्रीज इन बोथ डिमांड एंड सप्लाई, नो। आंसर क्या आएगा, बी। जब आपका डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, उस केस में प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो आंसर आएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या है? सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की है स्टूडेंट्स कि किसके लिए बनाए, क्या बनाए, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब क्या है भाई, क्या बनाए, हम कैपिटल गुड बनाएं या कंज्यूमर गुड बनाएं, डायरेक्ट मशीनें बना दें या डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए सामान बना दें, क्या बनाएं हम। हाउ लेबर इंटेंसिव काम करें, लेबर इंटेंसिव काम करें या मशीनों से काम करें। फॉर होम किसके लिए बनाएं, सरकार के लिए बनाएं या डायरेक्ट जनता के लिए बनाएं। तो व्हाट, हाउ एंड होम टू प्रोड्यूस इज द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ सेंट्रल इकोनॉमी, ठीक है। तो ये क्या कहता है, सोशल सिक्योरिटी और एम्प्लॉयमेंट देना समस्या है, नहीं। एलिमिनेटिंग ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाना समस्या है पर सेंट्रल नहीं है। बेसिक रिक्वायरमेंट्स लाइफ देना सबको, आप नहीं दे सकते सबकी जिंदगी की जरूरतें। डिसाइड्स एज टू व्हाट, हाउ एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, क्योंकि आपके पास रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है, ठीक है, और आपके पास डिमांड बहुत ज्यादा है, डिजायर्स बहुत ज्यादा है लोगों की, और रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड है। और उन लिमिटेड रिसोर्सेज में ये पता करना कि कब बनाए, क्या बनाए, किसके लिए बनाए, ताकि यूटिलाइजेशन मैक्सिमम हो सके, ये बहुत गंभीर समस्या है। तो इसलिए आंसर क्या आएगा, डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, डिमांड कर्व इज इनडिटरमिनेट अंडर। किसके अंदर डिमांड कर्व इनडिटरमिनेट होता है, मांग वक्र अनिश्चित है, हमें नहीं पता कितना मांग वक्र हो जाएगा, कैसा मांग वक्र हो जाएगा, ठीक है। ये ओलिगोपोली के अंदर होता है, किसमें, ओलिगोपोली। क्योंकि ओलिगोपोली देखो क्या होता है, जहां पे लिमिटेड सेलर है, लिमिटेड सेलर है और मैनी बायर है, बायर्स बहुत सारे हैं, सेलर्स लिमिटेड हैं, तो डिमांड कर्व जो है वो अनिश्चित सा बनेगा, नहीं पता हमको कितनी चीजें आएंगी कितनी चीजें नहीं आएंगी। तो ये क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी ओलिगोपोली, ठीक है। उसके बाद 25वां क्वेश्चन क्या कहता है, मार्जिनल रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। मार्जिन का मतलब ही होता है स्टूडेंट एक्स्ट्रा, मार्जिन का मतलब क्या होता है, एक्स्ट्रा। हम कहते हैं कपड़े में मार्जिन छोड़ देना, एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ देना, ताकि कल को मोटे हुए तो हम उसको खुलवा लें, ठीक है। हम कहते हैं कि पेज पे मार्जिन एरिया के ऊपर लिख दीजिए, जो साइड में आपको स्पेस मिलता है एक्स्ट्रा, वहां लिख दीजिए, दैट इज मार्जिन। मार्जिन का मतलब ही होता है एक्स्ट्रा। तो यहां से हम देखते हैं, रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन द सेल्स ऑफ एन एक्स्ट्रा यूनिट्स, एक्स्ट्रा यूनिट के बिकने पे जो रेवेन्यू आ रहा है। रेवेन्यू रियलाइज्ड फ्रॉम द सेल्स ऑफ ऑल यूनिट्स, नो। एवरेज रेवेन्यू ऑफ अ फर्म, नो। रेवेन्यू रियलाइज्ड ऑन एवरी यूनिट सोल्ड, हर यूनिट सोल्ड पे कितना रेवेन्यू आ रहा है वो भी नहीं। एक्स्ट्रा यूनिट पे, जो आपने एक्स्ट्रा यूनिट बेची है उस पे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ है, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा इसका, ए आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 26 नंबर क्वेश्चन। द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर अप्रूव्ड एन इंक्रीज इन एमएसपी for all mandated rabi crops for the marketing season in line with the recommendation of the dash commission। कौन से कमीशन के कहने पे एमएसपी जो है वो बढ़ाए गए, कौन से कमीशन के कहने पर एमएसपी जो है वो बढ़ाए गए, आंसर विल बी स्वामीनाथन कमेटी। कौन सा, स्वामीनाथन कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the system of MSP was first introduced for dash in 1966-67।
सबसे पहले एमएसपी जो अनाउंस किया गया था वो व्हीट के लिए किया गया था। आपको पता है इस समय ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। क्या आया था? ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था। और ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या करता है? ये आपके व्हीट और राइस, व्हीट और पैडी का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाता है। तो अब वो प्रोडक्शन इतना ज्यादा बढ़ गया था कि मार्केट में सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई और मार्केट में उनके दाम गिर ना जाए, किसानों को नुकसान ना हो जाए, इसके लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट ने इसके लिए अनाउंस किया था। तो आंसर क्या आएगा? व्हीट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 10% रिजर्वेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कैटेगरी इज अवेलेबल टू पर्सन whose family income is below 8 लाख। आपको पता है भारत के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अलग बनाई गई है और जिसके अंदर ये कहा है कि आप इनको 10% रिजर्वेशन दे सकते हो, पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में वो आएंगे जिनका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है। ठीक है, अब ये अप टू 10% होता है। इट डिपेंड्स ऑन स्टेट गवर्नमेंट। ये स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है कि अपने स्टेट में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 5% दे, 7% दे, 8 दे, 9 दे या 10 दे। 10 से ज्यादा नहीं दे सकते। तो ये 8 लाख रुपए से जिनकी पारिवारिक आय कम है उनको ये रिजर्वेशन मिलता है। 29 नंबर क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इज चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आपको पता है नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके आया है। प्लानिंग कमीशन बना था 15 मार्च 1950 को और नीति आयोग बना है 1 जनवरी 2015 को, 1 जनवरी 2015 को, और दोनों के ही चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं। तो नीति स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अभी पीछे पूरा पॉलिटी की जो सीरीज चला रही हूं, नीति को डिटेल में एक्सप्लेन मैंने किया था, आप लोग देख सकते हैं। और नीति के चेयरमैन कौन होते हैं? नीति के चेयरमैन नरेंद्र मोदी यानी कि प्रधानमंत्री हैं हमारे। अभी भी लगातार 3 बार से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। तो आंसर क्या आएगा? प्रधानमंत्री। Who among the following was the chairperson of Disinvestment Commission, Ministry of Industry, Department of Public Enterprises, established in 1996? 1996 में जो डिसइन्वेस्टमेंट कमीशन आया था उसके चेयरपर्सन कौन बने थे? अरुंधति रॉय, एनके सिंह, अरविंद मेहता या जीवी रामकृष्णा? देखो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा एनके सिंह। जो एनके सिंह थे वो इस समय चेयरमैन रहे थे और ये एनके सिंह आरबीआई में भी काम कर चुके हैं। ये एनके सिंह हमारे फाइनेंस कमीशन के भी चेयरमैन रह चुके हैं। ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग इकोनॉमिस्ट कॉइन्ड द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ? हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ टर्मिनोलॉजी जो है वो कौन लेके आया है? तो स्टूडेंट्स इसका आंसर आमिया बागची, विजय केलकर, राज कृष्णा या बिमल जलान? क्या इसका आंसर आएगा? इसका आंसर आप लोग मुझे बताओगे। ठीक है, दिस इज फॉर यू पीपल। कमेंट सेक्शन में मैं ये जानबूझ के दे रही हूं ताकि आप हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ को पढ़ें। ठीक है, और फिर उसका आंसर आप लोग करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SDG 10? क्लाइमेट एक्शन, रिडक्शन इन रिड्यूस्ड इनइक्वालिटी, जीरो हंगर, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ? क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 हैं और आपको वो 17 के 17 पता होने चाहिए, इसलिए छोड़ रही हूं। ठीक है, तो ये आंसर आप कमेंट में बताएं। ये 2 क्वेश्चन आपको कमेंट में बताने हैं, फिर से बता रही हूं मैं। एक तो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ का टर्म किसने कॉइन किया और ये SDG 10 क्या है? ठीक है, SDG 10 क्या है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है UNDP की जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है वो किन किन 3 इंडिकेटर को कंबाइन करके बनाई जाती है? तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आपको पता है कौन देता है हर साल? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है। अमर्त्य सेन ने और महबूब उल हक ने मिलकर इसको शुरू किया था। तो इसका आंसर 1990 से ही HDR बनने लगा है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 1990 से ही आने लगा है। इसमें क्या देखा जाता है? देखो, एक तो इसके अंदर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा जाता है। ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ देखा जाता है, फिर इसमें स्कूलिंग देखा जाता है और आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी हेल्थ, स्कूलिंग, आपकी एजुकेशन कितनी है, कहां तक आप पढ़े हो, ठीक है, और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ये 3 चीजें देखी जाती है। तो आप देख ले, एग्रीकल्चर ग्रोथ नहीं आएगा, एवरेज सैलरी नहीं आएगा, हेल्थ, एजुकेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, सी ऑप्शन आएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं आएगा। ठीक है, 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है ये यूएन डेवलपमेंट गोल है और इनकरेक्ट बताना है, फिर से तुम पे छोड़ रही हूं, क्योंकि 17 के 17 गोल्स को याद करो, पढ़ो, पेपर में पूछे जाते हैं और फिर इनकरेक्ट बताना। ठीक है, तो ये आपके लिए है। 3 क्वेश्चन हो गए आपको जो बताने हैं। 35 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ WTO? WTO का मेंबर कौन नहीं है? इजराइल, ईरान, गिनिया या नॉर्वे? कौन WTO का
मेंबर नहीं है। इसका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स? WTO का मेंबर आई थिंक ईरान नहीं है, ठीक है, ईरान नहीं है WTO का मेंबर, बिकॉज WTO जो है वो US सपोर्टेड है, और US और आपको पता है ईरान का जो है वो मतलब 36 का आंकड़ा रहता है, तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? ईरान। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ये 35 क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैंने 50 कहा था, लेकिन क्लास बहुत लंबी हो जाएगी तो फिर चीजें दिमाग में नहीं रहेगी, इसलिए मैं इसको एक बार 35 पे रोक रही हूं। ऐसे ही 35 करके हम सेशंस ले आएंगे, जिसमें क्या होगा, आप लोगों को कंसेप्ट भी क्लियर होगा और चीजें आपके लिए आसान भी बनी रहेगी। आपको आइडिया लगेगा किस तरीके के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। स्टैटिक भी पूछा जाता है, कंसेप्ट भी पूछा जाता है। अब आज की क्लास तो ज्यादातर स्टैटिक थी, लेकिन नेक्स्ट क्लास जो होगी वो आपकी ज्यादातर कंसेप्चुअल बेस्ड होगी। कंसेप्चुअल वाले कौन से क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करती हूं आपको एक आइडिया लगा किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। 3 क्वेश्चंस आपको कमेंट सेक्शन के लिए दिए हैं और तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको बताने हैं। थैंक यू सो मच।